तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी की रोजाना एक महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो उसी क्रम में दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी शब्द भेद के ऊपर होने वाली है। और ये शब्द भेद की जो वीडियो होगी दोस्तों, ये पहली ही वीडियो होगी। तो इसलिए दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज से हम शब्द भेद की शुरुआत करने जाते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है हिंदी व्याकरण का कि लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कम से कम। वरना ये देखा गया है कि यहीं इसी चैप्टर से अकेले से 4 या 5 सवाल भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक और अपने विवेक को और ज़्यादा मजबूत बनाना और ज़्यादा समझना। पेन और कॉपी ले लीजिए, नोट्स आप बनाते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं शब्द भेद की। तो दोस्तों हिंदी में शब्दों के 4 आधार पर बांटा गया है। कितने भेद हैं? 4। हिंदी में शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? तो दोस्तों हिंदी में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। बांटा गया है। ये मेरी मजबूरी है दोस्तों कि मैं थोड़ा छोटा मतलब शॉर्ट लिखता हूँ। जो चीज़ ज़्यादा शब्दों में आनी चाहिए वो मैं कम शब्दों में लिखता हूँ, क्योंकि दोस्तों समय की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, वीडियो ज़्यादा ना लंबा बन जाए। इसलिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन होता है वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में आप सब कुछ नोट करते चलें। ठीक है, तो हिंदी में शब्दों के विभाजन के या बांटने के कितने आधार हैं दोस्तों? तो 4 आधार हैं। 4 आधार पर शब्दों को बांटा गया है। कौन कौन से आधार हैं? तो सबसे पहले दोस्तों यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शब्दों को कितने आधारों पर बांटा जाता है हिंदी के अंतर्गत। तो आप कहेंगे 4 आधार पर। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों उत्पत्ति, इसी को हम कह देते हैं स्रोत, और इसी को हम कह देते हैं इतिहास। पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम बार जो आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर, है ना। स्रोत इतिहास आप लेकर के चलें साथ में, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे उत्पत्ति ना दे करके स्रोत दे दे, स्रोत ना दे करके इतिहास दे दे, तो तीनों का अर्थ एक ही आता है हिंदी के अंतर्गत। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, या बनावट के आधार पर। तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। और चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है अर्थ के आधार पर। आप ये सारी बातें नोट करके चलें, क्योंकि ये तो अभी शब्दों का विभाजन हुआ है आधार पर। कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप के आधार पर या अर्थ के आधार पर। मैक्सिमम बार यही पहले शब्द का प्रयोग होता है जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे रचना या बनावट पूछा जाए तब भी उसका अर्थ व्युत्पत्ति होगा। अगर आपसे स्रोत या इतिहास पूछा जाए तब भी उसका अर्थ उत्पत्ति होगा। ठीक है, रूप और प्रयोग ये भी दोस्तों एक ही बात है, एक ही अर्थ इनका होता है। और अंत में जो बचता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो इनको हम क्रम बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज शुरुआत करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर या फिर इतिहास के आधार पर। तो चलिए दोस्तों आज का जो शब्द का प्रकार शुरू होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो शब्दों को भेद करने के आधार थे। कितने आधारों पर बांटा गया? 4 आधारों पर, है ना। तो पहला जो आधार है हमारा इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर। तो यही आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। ठीक, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होता है दोस्तों तत्सम शब्द, दूसरा होता है दोस्तों तद्भव शब्द, तीसरा होता है दोस्तों देशज शब्द,
चौथा होता है विदेशज शब्द, और पांचवा होता है दोस्तों संकर शब्द। तो ये आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं दोस्तों वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और अंत में संकर शब्द। ठीक है, अब इनको बारी बारी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे दोस्तों, ठीक है, चाहे हमें 1 या 2 वीडियो एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाएं, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे याद भी होना चाहिए। दोस्तों जब हम कुछ दिनों पहले, हमने भी आपकी तरह कोचिंग की थी, लेकिन उस समय हमारे पास ये मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। हम पास के ही एक अध्यापक से पढ़ने के लिए जाते थे। काफ़ी गुणवान वो व्यक्ति थे, काफ़ी अच्छे शिक्षक हुआ करते थे वो। तो दोस्तों उन्होंने 1 महीने में, हम संविधान का उनसे जो है ज्ञान ले रहे थे, तो 1 महीने में मात्र 100 अनुच्छेद उन्होंने हमें पढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, कितने पढ़ाए थे? 1 महीने में 100 पढ़ाए थे। तो दोस्तों हमारे साथ के जो और बच्चे थे वो भी कहीं दूसरी जगह कोचिंग करने के लिए जाते थे। तो एक दिन दूसरे बच्चों ने हमसे पूछा कि भैया आपको आपके अध्यापक ने संविधान का कितना पार्ट आपको करा दिया है? तो हमने बताया कि अभी तक 100 अनुच्छेद करा दिए हैं 1 महीने में। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो बेकार जगह पर जा रहे हो, क्योंकि हम जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर हम 250 तक पहुँच चुके हैं और कुछ ही दिनों में संविधान खत्म होने वाला है। तो दोस्तों हम तो उसकी बात का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन एक हमारे सीनियर हुआ करते थे उस समय, वो भी हमारे साथ पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो उन्होंने उनकी बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको 250 पढ़ा दिए हैं, आपको याद कितने हैं? तब वो लड़का जो हमारे साथ का ही था, हमारे मोहल्ले का, वो उस बात का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि एक आध आर्टिकल अगर 250 में से याद भी होता या 10 भी याद होते तो वो क्या याद होने में से, तो इसलिए वो शांत हो गया था। अब उन्होंने हमारी बात का हमारी तरफ से जवाब दिया कि वहाँ पे तुमने 250 पढ़ लिए वो मायने नहीं रखता। हमने और राजीव जी ने वहाँ पर जाकर के 100 पढ़े, लेकिन 100 के 100 हमें याद हैं, ये मायने रखता है। तो दोस्तों पढ़ाई उसी हिसाब से करो, आपने जितना पढ़ा है कम से कम उतना याद होना चाहिए। तब दोस्तों वो लड़का थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ था, लेकिन बाद में हमने समझाया शर्मिंदा होने की बात नहीं है, हमने घर पे ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए हमें 100 के 100 याद हो गए। तो इसलिए दोस्तों वो तो खैर उनका दिल रखने वाली बात थी, लेकिन हकीकत ये अध्यापक ऐसा हो, चाहे दोस्तों वो कुछ कम पढ़ाए लेकिन इतना पढ़ाए जो हमें संपूर्ण याद होना चाहिए, भले ही वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाए, तो भले ही इसकी 1 आध वीडियो एक्स्ट्रा बन जाए, लेकिन दोस्तों हम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि जितना पढ़ लें कम से कम उतना याद हो। अगर दोस्तों आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये एहसास तो आपको हो भी गया होगा। आप चाहे वर्णमाला का कोई भी सवाल लगा के देख लीजिए, संधि का कोई सवाल लगा के देख लीजिए, समास का लगा के देख लीजिए, और मतलब जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसमें से एक भी सवाल दोस्तों आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने दिल से मेहनत की है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं तत्सम शब्द की ओर। दोस्तों इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। ठीक है दोस्तों, तत्सम, सॉरी भव नहीं है, ये सम है। तत् माने होता है उसके और सम माने होता है समान। तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों उसके समान। किसके समान? तो इसका अर्थ है दोस्तों संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। दोस्तों आपको पता है कि संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे थे जो कभी नहीं बदले। मतलब आपने देखा सबसे प्राचीन जो भाषा थी वो संस्कृत थी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, उसके बाद में प्रारंभिक हिंदी का जन्म हुआ। ये मैंने आपको हिंदी के सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया था। तो इसलिए दोस्तों एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे लिंक होती है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जब कोई शब्द इतनी सारी भाषाओं में से निकल कर हिंदी में आया तो उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना निश्चित था। लेकिन दोस्तों कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द, है ना। या फिर इसी बात को मैं अगर दूसरी शब्दों में आपको समझाऊं तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों हम आज भी प्रयोग करते हैं, जैसा उस समय प्रयोग में आते थे वैसा ही आज भी हम हिंदी में उन्हीं शब्दों को उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं बिना कोई बदलाव किए, तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द, है ना। इसके जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं 2-4 तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल जैसे सूर्य है, आज भी देखा होगा आपने हिंदी में सूर्य चलता है, प्रकाश है ना, ये आपने देखा होगा
ये भी ऐसे ही चलता है, माता है, पिता है ना। ये आपने देखा होगा, इसी तरीके से शब्द चलते हुए आ रहे हैं और ये संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृत के शब्द जो आज भी ज्यों के त्यों प्रयोग में आ रहे हैं उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। सूर्य, प्रकाश, माता, पिता, ठीक है दोस्तों, अग्नि, वायु, ये जो शब्द होते हैं ये संस्कृत के थे और आप इनको पढ़ के यही कहेंगे कि हाँ ये हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आप इनका यूज़ करते हो। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो, जब भी आप कोई कहानी लिखते हो, तो आपको ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि ये संस्कृत के शब्द हैं और आज हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। अब बात आती है दोस्तों दूसरा जो इसका प्रकार था, तद्भव शब्द की। एक एक बात को आप समझ के चलना, अच्छे से बात समझ में आएगी। दूसरा जो इसका प्रकार था क्या था, तद्भव। तद्भव को जब आप संधि करेंगे दोस्तों, संधि मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो इसका हो जाएगा तद प्लस भव। इसका मतलब क्या था, तद का भी मैंने बताया था, उसके या उससे, बात एक ही है। भव मतलब होता है होना, है ना। तो इसको आप उसके से उससे कर लें, उससे होना, किससे होना, तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर शॉर्ट मतलब निकालें तो इसका मतलब हो जाएगा संस्कृत से होना, संस्कृत से हुआ, है ना। संस्कृत से हुआ मतलब संस्कृत से जन्म हुआ। अब जैसे कि मैंने बताया कि सबसे जो प्राचीन भाषा संस्कृत थी, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और फिर प्राचीन हिंदी, है ना। उसके बाद में आज की आधुनिक हिंदी। तो जो शब्द इन इतनी सारी भाषाओं में से निकल कर आए और उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो गया, उसमें कुछ परिवर्तन आ गया, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। इसे हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि संस्कृत के वे शब्द जो मतलब अनेक भाषाओं से निकल कर उनमें कुछ परिवर्तन हो गया और उसी परिवर्तन के साथ आज वो हिंदी में अगर प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्या, तद्भव शब्द। यानी संस्कृत के वे शब्द जिनमें कुछ विकार या परिवर्तन आ गया है। शब्द तो संस्कृत के ही थे, संस्कृत के वे शब्द जिनमें विकार लिख लो या आप परिवर्तन भी लिख सकते हैं, परिवर्तन आ गया है, ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जिनमें विकार या परिवर्तन आ गया है और आज हिंदी में वो उसी विकार के साथ, उसी परिवर्तन के साथ प्रयोग में आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है दोस्तों। तो तद्भव भी आपको समझ में आ गया। अब इसके हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे आपने देखा होगा उज्ज्वल, ये संस्कृत का शब्द है और इसको हम क्या कहते हैं, तत्सम। संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है जो आज प्रयोग में आ रहा है। ये दोस्तों संस्कृत का था, आज इसको हम क्या कहते हैं, उजला, ना, बहुत उज्जवल दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति हुआ या कोई भी वस्तु हुई, अगर वो ज़्यादा चमकदार है हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है, संस्कृत में, है ना। लेकिन आज अगर हम इसी उज्जवल का प्रयोग करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, परिवर्तन के साथ, बड़ा उजला दिख रहा है, बड़ा उजला दिख रहा है ना। तो उज्जवल का क्या हो गया, उजला। ऐसे ही दोस्तों पहले कर्पूर एक शब्द हुआ करता था जिसको आप आज भी उपयोग में लाते हो, आज क्या हो गया, कपूर हो गया। या फिर पहले आपने देखा होगा संस्कृत में हाथ को हस्त कहा जाता था, है ना, और आज क्या हम यूज करते हैं, हाथ, है ना दोस्तों। तो ये जो परिवर्तन आया है इसी को विकार कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं या विकार कहते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जिनमें कुछ विकार आ गया है और उसी विकार के साथ आज हम प्रयोग में लाते हैं, उन्हें कहते हैं हम तद्भव शब्द। जैसे उज्ज्वल का उजला, कर्पूर का कपूर और हस्त का हाथ, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और दे सकते हैं, जैसे कि पहले साय होता था, साय, अब इसको हम क्या कहते हैं, सांझ, सांझ कहते हैं, सांझ हो गई। पहले क्या होता था, सायकाल हो गया, यानी कि शाम हो गई। तो आज जो है तद्भव सांझ है और संस्कृत का शब्द क्या था, ये साय था, है ना। तो ये विकार उत्पन्न आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों देशज शब्दों की, ठीक है। दो प्रकार हमने पढ़ लिए हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब है देशज शब्द। अब देशज का जो शाब्दिक अर्थ है ना, देखो जा जहाँ लगा हुआ आ जाए, उस हिंदी शब्दों में
अधिकतर। तो इसका अर्थ होता है जा का, केवल जा का, जन्म लेना, जन्म होना। जैसे कि देखो इसका मतलब क्या होगा, देश में जन्मा, देश तो है ही, ये हुआ देश में जन्मा। आप कहोगे जा का मतलब जन्म कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। कमल, कमल का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो जलज भी होता है, आपने पढ़ा होगा ये तो। कमल का जो पर्यायवाची होता है वो जलज भी होता है। जल माने तो जल है ही, जैसे कि देश माने देश था, तो जल माने तो जल है ही, लेकिन जा का मतलब यहाँ पर भी जन्म से ही है। जल में जन्मा, देश में देशज, देश में जन्मा, जलज, जल में जन्मा, कौन, कमल। तो इसलिए दोस्तों जा का मतलब जन्मा ही होता है। तो वे शब्द जो देश में ही जन्म लेते हैं, ऐसे शब्द जो देश में ही जन्म लेते हैं या देश में ही उनका जन्म होता, उन्हें हम कहते हैं क्या, देशज शब्द। अब इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि पगड़ी होती है, पगड़ी, ये किसी भाषा का शब्द नहीं है, ये केवल हमारे देश में ही जन्मा है ना, इसका कहीं से कोई स्रोत नहीं है, देश में जन्मा है और आज हमारी हिंदी भाषा में चलता है। ठेठ आप कहते हैं, ठेठ, ठेठ हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, लोटा, और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतर रहे हैं। थैला है और गड़बड़ है, गड़बड़। तो इसी तरीके जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, आप इनको पढ़ के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी स्पेशल भाषा के तो हो नहीं सकते, ये हमारे देश में ही जन्मे हैं, इनमें हमारी मिट्टी की खुशबू आती है ना। तो गड़बड़, ठेठ, लोटा, थैला, है ना, इस तरीके के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे देशज शब्द ही होंगे, इन्हें तो आप देख कर ही पहचान सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों विदेशज शब्द की ओर। 3 प्रकार हमने कर लिए हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब अगला जो प्रकार है वो है विदेशज। इसके नाम में ही लिख रहा होगा, जा का मतलब जन्मा, विदेश में जन्मा, है ना, तो इसको विदेशी शब्द भी कह देते हैं, या फिर कहीं कहीं आगत शब्द भी कह देते हैं। आगत का मतलब भी आया हुआ, यहाँ क्या है, विदेश में जन्मा, अर्थ विदेश से आया, और ये आगत, तो बात तो वही हो गई, तो इसको विदेशज भी कह देते हैं और आगत भी कह देते हैं। तो दोस्तों जो शब्द विदेशों की भाषाओं से आए हुए हैं, जैसे फारसी से आए हुए हैं, अंग्रेजी से आए हुए हैं, चीनी से आए हैं, जापानी से आए हैं, तो जिन जिन भाषाओं से शब्द आ गए हैं हमारे देश में और हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। जैसे कि कलेक्ट्रेट होता था इंग्लिश शब्द, तो आज इसको हम क्या कहते थे, कलेक्टर, कलेक्टर कह देते हैं ना। या इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल, और आज इसको हम क्या कहते हैं, अस्पताल। तो अस्पताल दोस्तों हमारी हिंदी का शब्द नहीं है, ये हॉस्पिटल का ही अस्पताल हो गया। जैसे ऑफिसर आप लिखते थे, ऑफिसर, है ना, इंग्लिश का शब्द होता है ना ऑफिसर, और इसको आप क्या कह देते हैं, अफसर। तो ये जो शब्द आए हुए हैं ये विदेशी ही शब्द हैं, यानी अंग्रेजी भाषा के आए हुए हैं। अब दोस्तों विदेशज का जो मामला है ना वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, जैसे कि आपको अरबी बताने पड़ेंगे, फारसी बताने पड़ेंगे, और चीनी, विदेशी, चीनी, जापानी, तो जितने भी शब्द विदेशों से आए हैं वो सारे के सारे विदेशज शब्द ही होते हैं। ये मैंने अंग्रेजी के शब्दों के कुछ उदाहरण आपको दिए थे, जैसे कलेक्टर का, कलेक्ट्रेट का कलेक्टर हो गया, है ना, हॉस्पिटल का अस्पताल हो गया, ऑफिसर का अफसर हो गया, इस तरीके के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। अगर मैं इसी क्रमवाई से पढ़ाऊंगा तो दोस्तों यही वीडियो आपका 2 घंटे का हो जाएगा। फारसी अलग बताऊंगा, अरबी अलग बताऊंगा, जापानी अलग बताऊंगा, चीनी अलग बताऊंगा, है ना, तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम किसी दिन शब्दों का एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी केवल हमें केवल क्या करना है, समझना है शब्दों के भेदों को। तो बस आप इतना समझिए, विदेशों का मतलब था विदेश से आया हुआ शब्द। अभी के लिए केवल आप इतना ही समझे। अब इनके जो शब्द हैं ना, जो इंपोर्टेंट शब्द हैं विदेशों की भाषाओं के, तो इन्हें मैं अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। हाँ, तब तक आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई बुक अवेलेबल है तो उसके शब्द आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जितने याद हो जाएं अच्छा ही अच्छा है, वरना इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम। 4 प्रकार के हो गए, 5वां जो प्रकार था वो था संकर शब्द। संकर शब्द, ठीक है दोस्तों। तो इसका शब्द से अर्थ नहीं निकलता, है ना,
इसके लिए अलग से ही परिभाषा पे हमें ध्यान देना होता है। जैसे विदेशज के शब्द में ही पता था कि हाँ विदेश से आया हुआ, देशज के शब्द में ही पता था, और संस्कृत का अगर थोड़ा सा ज्ञान है तो तत्सम का भी अर्थ निकल के शब्द से ही आ गया था। तो इसलिए दोस्तों ये संकर जो शब्द है ना, इसकी परिभाषा अलग से पढ़ना ज़रूरी है, पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। दो भाषाओं से बने हुए शब्द को, दो भाषाओं के मेल के बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। मतलब शब्द एक ही होगा लेकिन उसके जो दोनों पद होंगे वो अलग अलग भाषाओं के होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। दो भाषाओं के मेल से बने हुए एक शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि छायादार, छायादार है ना, पानदान, रेलगाड़ी। अब देखो छायादार है ना, छाया जो है ये क्या है? ये संस्कृत का है, ठीक, प्लस दार ये है फारसी का, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको दिख गया, संस्कृत का छाया, फारसी का दार, तब जाके एक शब्द बना, क्या बना? छायादार। पानदान में ले लो, पान जो है, पान ये है हिंदी का, पान हिंदी का है, प्लस दान ये काहे का है? ये फारसी का है, दान फारसी का, पान हिंदी का, तो दो भाषाओं के मेल से बना पानदान। तो ये क्या हो गया? हमारा संकर शब्द हो गया। रेलगाड़ी, रेल ये किस भाषा का शब्द है? ये है हमारा अंग्रेजी का, प्लस गाड़ी ये किस भाषा का शब्द है? ये हमारा हिंदी का है। तो अंग्रेजी और हिंदी का यहाँ पर मिलन हो गया है ना। तो दो भाषाओं से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। छायादार, पानदान, रेलगाड़ी। इसका एक आध एग्जाम्पल अगर और मिल जाए, सीलबंद है ना, इसको मिटा देते हैं अगर ये आपने नोट कर लिया होगा। सीलबंद है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सील प्लस बंद। सील अंग्रेजी का है और बंद फारसी का है, ठीक है। इसका एक आध एग्जाम्पल और अगर मिल जाए, चलो इतना ही रहने देते हैं, है ना, 4 उदाहरण आपके लिए काफ़ी हैं। तो सील बंद, तो सील बंद, सील अंग्रेजी का और बंद फारसी का, तो ये भी दो भाषाओं से मिलकर बना था, इसलिए इसको हम संकर शब्द कह रहे थे। दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो 1 घंटे में हिंदी कवर करा देते हैं। खैर उन बातों में नहीं जाते, क्योंकि ये बात मैं शायद आपको दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ। आप बस मैं समझाने का मेरा बस यही है मकसद कि आप जो है भ्रम में ना पड़ें। हमारे चैनल पर पढ़ें या कहीं भी पढ़ें वहाँ जहाँ संपूर्ण पढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि दोस्तों संपूर्ण ज्ञान ही काम का होता है। आधे ज्ञान से तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ज्ञानी लोग कि आधा ज्ञान तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ना होने से भी ज़्यादा बुरा है, या तो बिल्कुल ही ना हो। क्योंकि अगर आधा ज्ञान होगा ना, सपोज दैट, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ एक बात, मैंने ये आपको हल्का फुल्का पढ़ा दिया, हल्का फुल्का पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, डिटेल में मैं इसकी नहीं गया। अब आपके सामने इसमें से ही कोई सवाल परीक्षा भवन में आ जाए, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए होंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा इसके बारे में, तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे उसको, बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है तो आपके मन में ना एकदम जैसे कहते हैं दिमाग का कीड़ा, वो यार पढ़ा तो है, पढ़ा तो है, पढ़ा तो है, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये सोच में आएंगे। और छोड़ना तो नहीं है यार, पढ़ा हुआ है, छोड़ना तो नहीं है, बस आने वाला एक तो टाइम वहाँ पर जाएगा। टाइम के साथ साथ हो सकता है आपसे गलत ऑप्शन भी दब जाए, और गलत ऑप्शन गया तो जिससे बिल्कुल नहीं आता था वो फ़ायदे में है, क्योंकि वो निगेटिव मार्किंग से बच गया, और आपसे हल्का फुल्का आता था, पूरा नहीं आता था, और आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत लगाई आए, आपका समय भी बर्बाद गया और आपका अंक भी कटा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप जहाँ भी पढ़ें अच्छी जगह पढ़ें, है ना, संपूर्ण पढ़ें, पूरा पढ़ें, और मतलब साफ साफ पढ़ें। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आधा समझ में आ रहा, आधा समझ में नहीं आ रहा। तो यही मेरी आपसे जो है दोस्तों रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझ लो, प्रार्थना समझ लो, है ना, या आप कुछ मानते हो, मुझे भाई मानते हो तो प्लीज़ उसके नाते समझ लो, कैरियर बर्बाद ना करें। अब हमारे चैनल पर दोस्तों आपने देखा होगा ब्रजेश सर ने मैथ की क्लासेस शुरू कर दी हैं, बहुत ही जल्दी रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों कोशिश मैं भी कर रहा हूं कि आपके सामने लाइव ही आया करूं, क्योंकि उसमें जो है आपका और हमारा तालमेल थोड़ा सा
सही रहेगा। आपके मन में जो डाउट्स है वो हाथों हाथ पूछ सकते हैं और मैं हाथों हाथ उनका जवाब दे सकता हूँ, है ना। तो ये सारी बातें रहेंगी उस समय। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दें, नहीं आया तो डिसलाइक कर दें, कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा, है ना। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हिंदी से रिलेटिव या जीके से रिलेटिव, ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जीके से रिलेटिव कोई क्लास अगर आपको चाहिए तो अभी हमने केवल संविधान पढ़ाया हुआ है, मतलब संविधान चल रहा है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर 1-2 क्लास ले करके देखिए। अगर आपको समझ में आए तब आप चैनल पर रुकना, वरना आप छोड़कर चले जाना, कोई बात नहीं है ना। अच्छी जगह पढ़ लेना, अगर अच्छा मिल जाए तब पढ़ लेना, ठीक है। और हिंदी की अगर शुरू से लेकर अब तक की क्लासेस चाहिए तो दोस्तों यही हमारा तरीका है, आपने देखा होगा आज इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। भले ही छोटा वीडियो हो लेकिन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।